बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इंटीटेस्ट सीरीज़ में सेकेंड ईयर की बुक का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा फंक्शंस का टॉपिक कंटिन्यू है, जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक का सबसे पहला टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस के ग्राफ को एमसीक्यूज़ में कैसे पूछा जा सकता है, और उसके अलावा जनरल जो भी हमारी किताब में फंक्शन से रेलेवेंट डेफिनेशन वगैरह दी हुई हैं वो सारी कोशिश करके आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि फंक्शंस के टॉपिक को वाइंड अप कर दें। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन से रेलेवेंट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि गिवन आर द ग्राफ ऑफ सम रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं मुख्तलिफ रिलेशंस के। तो इनको चेक करके आपने बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है किस रिलेशन का ग्राफ जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और डी नन ऑफ दीज है। तो इस तरह के सवाल को करने का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा तरीका है, एक इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है। तो चलिए फिर इस ट्रिक को डिस्कस करते हैं। तो let's try to understand and solve this type of question. तो for solving such type of question we use a technique which is called vertical line test. इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज़ करनी है जिसको कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अ वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि इफ़ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ रिलेशन एट मोर देन वन पॉइंट्स, कि हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो रिलेशन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर अगर कट करे, ठीक है, देन दिस ग्राफ विल नॉट बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कि फिर ये जो ग्राफ बनेगा वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो वर्टिकल लाइन उस रिलेशन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करे, तो वो जो ग्राफ होगा वो फिर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर चेक करते हैं। लेट्स चेक द गिवन क्वेश्चन बाय दिस टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। तो दोबारा ये क्वेश्चन हमने लिख लिया कि गिवन द ग्राफ ऑफ सम रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल नॉट बी अ फंक्शन। जैसे ए ऑप्शन पर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक रफ सी आप इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो लिहाजा ये जो ग्राफ होगा ये एक फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करे तो वो वाला ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह बी ऑप्शन पे आए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है कट्स द ग्राफ एट द सिंगल पॉइंट, सो इट विल बी अ फंक्शन। इसी तरह से बी को अगर चेक करें तो ये भी एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, तो लिहाजा ये ग्राफ वाला जो ग्राफ होगा ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कट्स एट अ सिंगल पॉइंट, सो दिस विल आल्सो बी अ फंक्शन। इसी तरह से अगर इसको चेक करें सी ऑप्शन को, तो ये जो है वो आपके सामने एक और ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, कट्स एट 2 पॉइंट्स, सो विल नॉट बी अ फंक्शन। कि ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसने इस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा यानी 2 पॉइंट्स पर कट किया, तो लिहाजा ये जो ग्राफ होगा, ये रिलेशन जो इस ग्राफ की होगी वो एक फंक्शन नहीं बनाएगी। तो लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे सी होगा। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि ये किसी रिलेशन जिसका ग्राफ बनाया गया है वो फंक्शन है या नहीं। तो एक और इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रेलेवेंट अक्सर पूछा जाता है। हमारी बुक में तो ये मौजूद नहीं है, बहरहाल ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन आर द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी द ग्राफ ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, फंक्शंस के ग्राफ हैं ये सारे के सारे। तो चेक करना है तो कौन सा ग्राफ इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएगा। तो पीछे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन वगैरह की डेफिनेशन समझा दी हैं। तो बहरहाल ग्राफ में आपने कैसे चेक करना है कि
जो रिलेशन या फंक्शन दिया गया है वो बाइजेक्टिव है या नहीं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने, आपने चेक करना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। तो इसके लिए भी हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए भी हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी यूज़ अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होता है कि इफ़ अ हॉरिजेंटल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, कि अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करें जो किसी फंक्शन के ग्राफ को एक ही पॉइंट पर अगर कट करे, तो देन दिस फंक्शन विल बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कोई हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें और वो फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, तो वो वाला फंक्शन जो होगा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो चलिए फिर चेक करते हैं हॉरिजेंटल लाइन की मदद से कि यानी, और आगे लिखा हुआ है कि एंड हॉरिजेंटल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट। अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन, वही सिंपल बात, ऊपर वाली बात रिपीट करके लिखी है कि अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे, तो वो वाला ग्राफ जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा। यानी हॉरिजेंटल लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, हॉरिजेंटल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो लेट्स चेक द गिवन क्वेश्चन बाय दिस टेस्ट। चलिए फिर गिवन क्वेश्चन को इस टेस्ट की मदद से चेक करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने एक दफ़ा फिर आ गया है कि गिवन आर द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी द ग्राफ ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन दिए हुए हैं, चेक करना है कौन सा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए ऑप्शन पे इसी तरह से हम चेक करेंगे। तो ये मैंने लिखा है कि इफ़ you can easily check by vertical line test which I discussed in the previous video all the graphs are functions। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, या इसी में थोड़ा सा पहले मैंने आपसे जो है वो शेयर किया कि ये सारे के सारे जो हैं ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक किए जा सकते हैं कि फंक्शंस बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें ये भी फंक्शन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें ये भी फंक्शन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें ये भी फंक्शन है, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये भी फंक्शन है। तो अब हमने चेक करना है कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये पहला ग्राफ है, इस पर अगर हम एक हॉरिजेंटल यानी बाइजेक्टिवनेस चेक करने के लिए हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं, फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, तो आप देख सकते हैं कि ये एक और ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो लिहाजा ये जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। it cuts at 2 point, so this will not be a bijective function। बी ऑप्शन को चेक कर लें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये एक और ये दूसरे 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइन, तो लिहाजा ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सो दिस विल नॉट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सी ऑप्शन को इसी तरह से चेक कर लें तो ये भी इस फंक्शन के ग्राफ को 1 और 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो लिहाजा ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अब डी ही बच गया है, वही आंसर होगा। बहरहाल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो हॉरिजेंटल लाइन अगर एक ही पॉइंट पर कट करे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ होगा एक बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो कट्स एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह के ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो है ग्राफ से रेलेवेंट हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारी बुक में जिक्र है, जबकि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट ये एक इजाफी चीज़ है। बहरहाल ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप ग्राफ से रेलेवेंट करेंगे। तो ये हमारी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो हमने फंक्शंस के डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला काम आपने ये करना है कि जो चीज़ें बुक में दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो फंक्शन से रेलेवेंट कुछ चीज़ें जो बुक में दी हुई हैं वो मैंने ये बुक के पेजेस यहाँ पे ये आंसर जो है इसका हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये कुछ आपकी बुक के पेजेस मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी है टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो आपकी किताब में दिए गए हैं। जैसे पेज नंबर 5 है ये आपकी सेकेंड ईयर की बुक का, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आपने देखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी फंक्शंस आते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस ही होते हैं।
यानी अलजेब्रिक फंक्शंस की ये डेफिनेशन यहाँ पे वो शेयर कर रहा है कि अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस, कि ऐसे फंक्शन जिनको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस की मदद से डिफाइन किया जा सके उन्हें अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी फंक्शन आता है वो असल में अलजेब्रिक फंक्शन ही होता है। तो आगे ये अलजेब्रिक फंक्शंस की टाइप को वो डिस्कस करता है, तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन आता है। तो पॉलिनोमियल क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बार बार आना है हमारे पास आगे चल के भी, तो अक्सर बच्चों को पॉलिनोमियल ही क्लियर नहीं होती। तो पॉलिनोमियल हमारे पास, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। कि पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की जो पावर्स आनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जो नेगेटिव ना हो पावर्स वो, और इंटीजर्स हों, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर्स आनी चाहिए पावर, यानी 0 1 2 3 4 ये पावर में आए, इसके अलावा कोई पावर ना आए, तो उसको फिर हम कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल है। जैसे एग्जांपल दी जा सकती है 5x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x और माइनस 1, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है और 0 आ रही है। यानी 1 के साथ अगर गौर से देखें आप तो x की पावर 0 मौजूद है जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो अकेले कांस्टेंट में x की पावर 0 होती है। जैसे अगर यहाँ पावर में -4 कर देता हूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, या यहाँ पे पावर में 1/3 कर देता हूँ तो भी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके अंदर मौजूद वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, जैसे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 4 आ रही है तो इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। तो ये एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री बनेगी 4। और उसके बाद आता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म होगी उसके कोफिशिएंट को। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 है तो पूरी टर्म बन रही है 5x की पावर 4, तो इसका कोफिशिएंट आ रहा है 5, तो लिहाजा इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 5 होगा। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बनेगी जिसकी डिग्री 4 होगी और लीडिंग कोफिशिएंट 5 होगा। इस तरह से ये सारी की सारी आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी है। तो सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन सिंपल है जो कि एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिफाइन किया जाए वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। तो अब फंक्शन पी ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स बराबर ये ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ये सारे का सारा जो है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 सारे के सारे जो है ना ये रियल नंबर होने चाहिए, यानी कोफिशिएंट जैसे ये 5 है, ये 7 है, ये -2 है, ये 1 है, ये कोफिशिएंट जो है सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। और जो पावर होनी चाहिए एक्सपोनेंट्स आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। द डोमेन एंड द रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स आर इन द जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो जैसे हमने डिस्कस भी किया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज आमतौर पर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स होती है। अब इसमें पर्टिकुलरली जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ए एन होगा, ठीक है ना, यानी इसमें ए एन नॉट इक्वल्स टू 0, ये ए एन 0 नहीं होना चाहिए। देन x p of x is called a polynomial function of degree n and a n is its leading coefficient। ठीक है, यानी इसकी डिग्री पावर होल सबसे बड़ी n आ रही है तो इसकी डिग्री n कहलाएगी और उसका कोफिशिएंट a n जो कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a n 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और फिर सबसे बड़ी वाली टर्म x की पावर n माइनस 1 उसका जो डिग्री है वो n-1 बन जाएगा। तो लिहाजा पर्टिकुलरली लीडिंग कोफिशिएंट पे हम कंडीशन लगाते हैं कि ये 0 नहीं होना चाहिए। देन p ऑफ x इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n एंड a n इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। जैसे एग्जांपल भी उसने दी हुई है p ऑफ x बराबर ये, इसमें सबसे बड़ी पावर 4 आ रही है तो डिग्री 4 हो गई और लीडिंग कोफिशिएंट इसका 2 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है लीनियर फंक्शन। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो जाए तो वो लीनियर फंक्शन बन जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें। आइडेंटिटी फंक्शन के फॉर एनी सेट x
a function I from x to x of the form I of x is equals to x for all x belongs to capital X is called an identity function। यानी इस किस्म का जो फंक्शन होगा ना I of x is equals to x, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यानी आइडेंटिटी में क्या होता है कि जो इनपुट दें वही आउटपुट आता है, जैसे अक्सर आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल देखें ये फंक्शन है ना, इसमें देखें x की जगह 1 पुट किया तो आंसर फिर 1 आया, 2 पुट किया आंसर फिर 2 आया, 3 इसी तरह से इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 4 पुट करेंगे आंसर 4 आएगा। यानी जो भी इनपुट देंगे वही आउटपुट निकलेगा। तो फिर इस किस्म के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, और इसकी डोमेन और इसकी रेंज भी सेट इटसेल्फ एक्स ही होती है। यानी एक्स से एक्स की जानिब है ना, तो सेट एक्स इसकी डोमेन भी होगी, सेट एक्स इसकी रेंज भी होगी, क्योंकि जो डोमेन है वही रेंज है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन सी जो है इस फॉर्म में आ जाए, सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। यानी एक्स की जगह 1 पुट करें तब भी आंसर ए, 2 पुट करें आंसर तब भी ए, 3 पुट करें आंसर तब भी ए आए। तो इस किस्म का जो फंक्शन होता है उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं कि एक्स एंड वाई बी द सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ फंक्शन सी फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ए बिलोंग्स टू वाई। और a बिलोंग्स टू y क्या है, ये कोई फिक्स्ड नंबर है, ये चेंज नहीं होता। तो इस किस्म के फंक्शन को फिर हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे ये देखें c ऑफ x बराबर 2 उसने दे दिया है, यानी डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर है। अब x की जगह 1 पुट करें आंसर 2 आएगा, 2 पुट करें आंसर 2 आएगा, 3 पुट करें आंसर 2 आएगा, 4 पुट करें आंसर 2 आएगा। यानी जो मर्जी इनपुट दे दें आंसर ने 2 ही रहना है। तो इस किस्म के फंक्शन को फिर कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन सिंपल है कि ऐसा फंक्शन जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में आए, और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की दोनों पॉलिनोमियल हैं, और क्यू ऑफ एक्स 0 ना हो। यानी बटे के ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आए, बटे के नीचे भी, यानी इस तरह का फंक्शन के न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आए, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आए। तो इस किस्म के फंक्शन को हम एक रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्म में डिफाइन, जैसे y बराबर साइन एक्स और इसकी डोमेन रेंज, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है लेकिन कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल एक दफ़ा रिवाइज कर लें। इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, जिनमें एक्सपोनेंट्स के अंदर वेरिएबल आए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। जो लॉग की फॉर्म में डिफाइन हो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ये डेफिनेशन आपने इसकी याद कर लेनी है कि अगर एक्स बराबर ए की पावर वाई हो तो वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स, यानी ये पावर वाला जो होता है ये बराबर में आ जाता है, ये राइट साइड वाले का लॉग, लेफ्ट साइड वाले का लॉग, और जो बेस होती है नीचे बेस में आ जाती है। यानी एक्स बराबर ए की पावर वाई, तो वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए, और ए 0 से बड़ा होना चाहिए और ए 1 भी नहीं हो, यानी बेस में जो नंबर आ रहा है वो 0 से बड़ा हो और 1 भी ना हो। तो इस किस्म के फंक्शन को हम लॉग वाला फंक्शन के लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। यानी सिंपल जो लॉग की फॉर्म में डिफाइन हो वो लॉगरिथमिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं कि आमतौर पर 2 किस्म के लॉग हम डिस्कस करते हैं। एक होता है लॉग विद बेस 10 और एक होता है लॉग विद बेस ई। अगर ए 10 के बराबर हो देन वी हैव लॉग एक्स विद बेस 10 विच इज़ रिटन एज एल जी ऑफ एक्स और नोन एज कॉमन लॉग। यानी बेस 10 हो जाए तो इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं, और अगर बेस ई हो जाए लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई तो इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, इसको एल एन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यू के लिए बातें याद कर लेनी है। हाइपरबोलिक फंक्शन की भी जस्ट आपने क्या करना है, डेफिनेशन याद कर लेनी है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 कॉज ये, तो ये सारी की सारी आपने जस्ट याद कर लेनी है। इसी तरह इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हमारी बुक में जस्ट डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहा जा सकता है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो ये इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो जस्ट ये आपने इनको रट्टा मारना है, ये 10-15 मिनट लगेंगे, बैठ के अच्छी तरह से याद करना है। और ये इनमें से अक्सर सवाल वो पूछता है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ये होता है, कॉज ये होता है, टेन ये होता है। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज कर लेना है। उसके बाद एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं जो एक्सप्लिट हो सकें, जिनमें आसानी से वाई और एक्स सेपरेट हो जाए, वो एक्सप्लिसिट होते हैं। और इम्प्लिसिट होते हैं जिनमें एक्स और वाई इस तरह से मिक्सअप हों कि आसानी से उन्हें हम अलग-अलग ना कर सकें, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये भी एक दफ़ा जस्ट पढ़ लें। पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनमें
एक्स और वाई दोनों को किसी अदर वेरिएबल टी या थीटा की फॉर्म में लिखा जाए तो उन्हें पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो ये भी जस्ट आप डेफिनेशन याद कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें तो इवन और ऑड फंक्शंस आ जाते हैं। तो अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन, आपको पता है अगर एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं तो आंसर एफ ऑफ एक्स आ जाए वापस, और अगर माइनस बाहर निकल आए तो फिर उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अगर ना तो माइनस ख़त्म हो ना बाहर निकले, इसको नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल भी दी हुई है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है या एफ ऑफ एक्स बराबर कॉज एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, माइनस ख़त्म, आंसर एक्स स्क्वायर आ गया, तो लिहाजा ये इवन होगा। और ये भी इसी तरह से एक्स की जगह माइनस एक्स लगाया, कॉज में माइनस ख़त्म, तो कॉज एक्स दोबारा से एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये भी इवन होगा। इसी तरह ऑड की भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। तो ये सारे का सारा बुक वाला काम है, इसलिए इसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने नॉर्मल टीचिंग के अंदर पढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से इनको जस्ट आप ना जिस तरह नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर ले। तो ये हमारा फिर आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो ये चीज़ें जस्ट आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। और एक्सरसाइज जो है आपके पास 1.1 है, उसके भी कोशिश करने हैं, जो ये ऑड फंक्शंस के इवन फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। और पैरामीट्रिक फंक्शन में जो आपको वो तो 3 सवाल उसने दिए हुए हैं कि जिसमें इक्वेशन ऑफ, एक में पैराबोला की इक्वेशन है, एक में एलिप्स की इक्वेशन है, एक में हाइपरबोला की इक्वेशन है 1.1 एक्सरसाइज में। तो वो वाले सवाल आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेने, एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक एग्जांपल है। और इसी तरह से हाइपरबोला के जो हाइपरबोलिक फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें वो रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं, तो 3 सवाल हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, वो रिजल्ट्स आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। यानी 1.1 एक्सरसाइज का आपने अगर बात मैं करूँ तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास करने वाला अच्छे तरीके से वो है क्वेश्चन नंबर 4। आपने डोमेन और रेंज वाला सवाल करना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला सवाल करना है। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो रिजल्ट्स उसने दिए हुए हैं ना, वो 3 सवाल हैं जिसके अंदर वो प्रूफ करने के लिए कहता है लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर। वो तीनों रिजल्ट्स आपने याद करते हैं, वो असल में हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं और 2 एग्जांपल्स में मौजूद हैं, तो वो भी आपने याद करने हैं। और उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स को वो कहता है कि ये याद करने प्रूफ करें, तो वो आप बस आपने याद कर लेनी है कि ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये पैराबोला, ये एलिप्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा फंक्शंस का आज टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फिर फंक्शंस का टॉपिक, हाँ सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो चलें फिर एक लेक्चर और हम इसका बना लेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और उस पर साथ ही छोटा सा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो एक लेक्चर फिर इसका और होगा, तो उसके बाद फिर हमारा फंक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर भी हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा फंक्शंस का, जिसमें मैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शंस का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का, एक लाइन में किसी भी फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर उसकी डोमेन रेंज, और फिर उसके बाद आ जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, और उससे रेलेवेंट भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे।